नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे, राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में किसान सम्मेलन किया, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 2 दिनों से जयपुर प्रवास पर हैं और दोनों ही पार्टियां संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है A1 टीवी के प्रधान संपादक अनिल लोढ़ा जी। लोढ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार LL शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात करेंगे लोढ़ा जी आपसे कि किस तरह लेते हैं आपके अनिल शाह 2 दिन से प्रवास पर हैं, 3 दिन प्रवास पर रहेंगे और लगातार वो बैठकों का दौर कर रहे हैं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और यहाँ तक कि सामाजिक संगठन और साधु संतों तक के साथ बात की है उन्होंने। उनका कहना है कि आने वाले 3 महीने में वो संगठन को अपराजित संगठन बना देंगे, जिसको कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। देखिए, भाजपा केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सत्तारूढ़ है और न केवल सत्तारूढ़ है बल्कि ऐसे नेतृत्व के साथ सत्तारूढ़ है जो पराजय का मुंह देखना नहीं चाहता, जो ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि जनता की भावना पर वो सवार हो, बल्कि वो ये चाहता है कि जनता उसकी भावना के अनुरूप, उसकी रणनीति के अनुरूप वोट करे। इसलिए भाजपा का नेतृत्व बहुत ही प्रोएक्टिव एक्शन ले रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हैं वो हैं नवंबर 2018 में। 1.5 साल अभी बाकी है, लगभग। पर अभी से संगठन को चाक चौबंद करना, पूरी एक जोश और गर्मी पैदा करना कार्यकर्ताओं में, कुछ भी ऑर्गेनाइज अगर नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइज करना अभी से। 1.5 साल पहले ऐसा पहले के चुनावों में कभी नहीं होता था। पहले के चुनाव में कोई भावनात्मक ज्वार उठता था, कोई नारे होते थे, कोई अभियान होता था और उस पर सवारी करके लोग सत्ता में आ जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा ज्वार उठा चुकी, उस पर भावना पर सवारी करके सत्ता में पहुंच चुकी। अब वो पॉलिटिकली डीप रूटेड पार्टी बनना चाहती है पूरे देश में, जहां वो अपने कार्यकर्ता की बेस पर ऐसी बन जाए कि वोट कैचिंग मशीन उसकी अपनी हो और वो घर घर से लोगों को लाए और वोट डलवा के जाए और उसका अपना एक सेगमेंट हो जाए कि ये तो वोट बीजेपी को ही करेंगे। इसलिए वो 1.5 साल पहले राजस्थान में सक्रिय हो गए, क्योंकि वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। जहां तक राहुल गांधी के दौरे का सवाल है बांसवाड़ा का, हमको ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस की पॉलिटिक्स ये है कि वो हमेशा दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक को साथ लेके चलती है। तो जो वागड़ की बेल्ट है बांसवाड़ा डूंगरपुर की, वो आदिवासी बेल्ट है और राहुल गांधी ने वहां आकर जो एक तरह से मंत्र फूका है, कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की है, वो उन्होंने पट्टी ले ली एक, और उस पट्टी के हिसाब से बांसवाड़ा डूंगरपुर की उस पट्टी की विधानसभा सीटों पर वो उसको नर्स करना चाहते हैं, ताकि अगले चुनाव में ये सीटें उनको अच्छा रिजल्ट दे पाएं, क्योंकि ये ट्रेडिशनली कांग्रेस ओरिएंटेड सीटें हैं और भाजपा ने छीना जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी, जैसे मालवीय वहाँ पे जीत कर आए कांग्रेस के, तो अभी भी उसको उनको काफ़ी अच्छे संकेत हैं। तो वो उस जगह अपने लिए उपजाऊ जमीन समझते हैं जहाँ पर आदिवासी है, इसलिए राहुल गांधी ने वो सेगमेंट लिया। कांग्रेस कभी भी वर्कर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, घर से निकालने वाले ऑर्गेनाइज वर्कर्स की पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस तो एक ऐसी नदी है जिसमें बहुत सारे नाले आके मिलते जाते हैं, बहुत सारी नदियां आके मिलती जाती है और वो समंदर में, सत्ता के समंदर में पहुंच जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज पार्टी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जागृत करने और सक्रिय करने पे जोर दे रही है, ऑर्गेनाइज करने पर जोर दे रही है, उसके फ्रस्ट्रेशन खत्म करने पर जोर दी है। कांग्रेस आम वोटर को उद्वेलित करने पर लगी है। तो हमने अपने अपनी जो पॉलिटिक्स की रणनीति है, सोच है, उसके हिसाब से जो उसका वर्ग है, वोटर वर्ग है, उसके हिसाब से काम शुरू किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी की पॉलिटिक्स है वर्कर बेस आधारित, कार्यकर्ता आधारित। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है एक नदी की तरह काम करती है, जहां बहुत सारी नदियां मिलती है और बड़ा बहाव बन जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या LL शर्मा जी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो फौज थी कार्यकर्ताओं की, सेवा दल, NSUI और यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस, वो संगठन अब सिर्फ कागजों में नजर आते हैं, कहीं पर धरातल नजर नहीं आते। क्या लगता है LL शर्मा जी, इन संगठनों को भी, क्योंकि अगर बीजेपी जैसी जो वर्कर बेस्ड जो पार्टी है उससे मुकाबला करना है तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा? देखिए, 2012 से पहले की भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी थी, उसका तौर तरीके अलग थे, चुनाव प्रचार के तरीके भी वही जो पहले वाले चलते। 2012 के बाद भी जिस तरह से हाईटेक तरीके इन्होंने अपनाए और एक नई टीम और एक नई सोच के साथ
इन्होंने जो चुनाव पर एक टीम तैयार की, यूथ को जोड़ा, और उसमें जब मोदी जी का चेहरा जब सामने आया तो मैं ये कहता हूँ उसमें जो हाईटेक वाला जो इन्होंने अपनाया, और हर आदमी को मतलब चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो एक अलग तरीके से आकर के और जनता के दिलों में बैठे। अगर 2014 के जो है लोकसभा चुनाव के ऊपर देखते हैं तो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे कि जहां सिर्फ मोदी के नाम पे वोट डले। ग्रामीण मतदाताओं में अपने जो लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का था उसको नाम से भी पूरा मतलब शायद पता नहीं था कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, लेकिन चुनाव में देखा गया कि मोदी के नाम पे वोट डले। और इतना मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो चाहे कैसे मान लो, इसको ये पार्टी अलग थी। 2000 जिस तरह कांग्रेस के पास तैयार नहीं हो पाई 2013 में, राजस्थान विधानसभा में चुनाव हुए, कांग्रेस अभी पूछी पुराने डरे पे चलती रही। कांग्रेस के पास वोट बैंक है, कांग्रेस के पास संगठन है। ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस इतनी बड़ी नदी है कि छोटे मोटे नाले तो पड़ाव उसमें गिरते हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस बंगाल की खाड़ी जैसा रूप ले चुकी थी। अब जाकर के 2013-14 का जो इनका रहा, और ये समझ नहीं पाए कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर मतलब नीचे तक बूथ तक इस तरह कदर पहुंच जाएगी कि राजस्थान जैसे प्रदेश में 25 की 25 सीटें ले जाएगी। अब चूंकि चुनाव राजस्थान विधानसभा के 2018 में होने वाले हैं, 2019 में लोकसभा के होने वाले, अमित शाह का चुनाव से 1.5 साल पहले राजस्थान में आना, इसके 2 मायने निकलते हैं। एक तो कहीं ना कहीं इनको एक डर है कि हम राजस्थान में दोबारा आएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए उस डर को भी अभी दूर से करना चाहते हैं। कोई अपनी पार्टी के भीतर का दौरा या अंदर कोई नाराजगी है तो कार्यकर्ताओं से मिलकर के और उससे संगठनों से मिलकर के उस नाराजगी को पहले ही दूर करना चाहते हैं, ताकि चुनाव प्रचार में ये चीजें सामने नहीं आए और वो चुनाव में सीधा सीधा जनता से जुड़े। ये कांग्रेस का सवाल, राहुल गांधी का बांसवाड़ा क्षेत्र में दौरा करना, कांग्रेस हमेशा मेवाड़ भी बहुत हावी रही है। सारे अब तक के चुनाव का विश्लेषण करो, केवल पिछली बार का एक चुनाव ऐसा रहा कि वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस चुनाव नतीजे के बाद समझ भी नहीं पाई कि मेवाड़ क्षेत्र में जहां उनका वोट बैंक था वो एकदम खिसक गया। राहुल गांधी जो आ रहा है, अब वो समझा कि वो जो वोट बैंक पिछले साल खिसका था वो इस बार वापस उनके साथ जुड़े, और उनको उम्मीद है। लेकिन एनएल शर्मा जी, किसी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज होती है, और फौज कांग्रेस के पास वर्तमान में नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पहुंच चुकी है। जहां उसका संगठन चल रहा है उसी के साथ साथ 4 लाख उन्होंने बूथ विस्तारक बनाए हैं जो प्रवास कर रहे हैं बूथ पे। ऐसी लंबी चौड़ी फौज से कांग्रेस किस प्रकार मुकाबला करेगी? कि कांग्रेस तो क्योंकि इस समय अभी भी खुद ही बिखराव की स्थिति में है। नहीं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि कांग्रेस के पास फौज नहीं है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास आज भी फौज है, लेकिन फौज सिर्फ अकेला सेनापति है, और जो टीम उनके साथ जुड़े जैसे कि यूथ घरों से वोट निकाल करके बूथ तक ले जाने, वो टीम कांग्रेस के पास कमजोर है। इसलिए वो टीम अगर कांग्रेस 1.5 साल में तैयार कर लेती तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस मतलब कहीं ना कहीं बराबरी की टक्कर में राजस्थान में आ सकती है। अनऑर्गेनाइज्ड है वो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास फोर्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कैडर नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। बीजेपी में हर आदमी को पता होता है कि उसकी मर्यादा क्या है, उसका दायित्व क्या है। कांग्रेस में किसी को ना मर्यादा पता होती है ना दायित्व पता होता है, बस वो हर आदमी अपने मन से जुड़ जाता है, कोई रात भर जग के काम करता है, कोई घर जाके सो जाता है, और चलती रहती पार्टी। लेकिन सर, वो जब एक तरफ तो एक संगठित पूरी पार्टी है जहां पूरा कैडर बेस्ड पार्टी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय है, और एक तरफ अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी है जहां पर किसी का कोई दायित्व नहीं है, किसी का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा आपने कहा, कोई आदमी तो दिन भर जाग रहा है, रात भर जाग रहा है और पार्टी की सेवा कर रहा है, और कोई व्यक्ति है सो रहा है फिर भी उसको टिकट मिल रहा है। ऐसे में वो जो कैडर बेस्ड पार्टी है उनके संगठित कार्यकर्ताओं से कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि चुनाव में तो संगठन ही मेन होता है। कांग्रेस की जितनी भी पिछली मीटिंग हुई है राजस्थान जयपुर में पीसीसी के अंदर, उसमें एक मुद्दा है, विश्वेंद्र सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं भरतपुर वाले कि जब तक कोई लीडर नहीं होगा, जिसका नाम नहीं होगा, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। कुछ हद तक वो बात ठीक है। ये बात सही है कि कांग्रेस को चुनाव से पहले एक लीडर तैयार करना पड़ेगा, कांग्रेस को एक चेहरा पेश करना पड़ेगा कि हमारा भावी मुख्यमंत्री ये रहेगा, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ जाएंगे। जहां तक केडर का सवाल है, कांग्रेस ने भी एक सबक लिया है। आप ये देखो, पिछले 2-3 सालों जिनके चुनाव हुए अपने, तो वो केडर बेस पर चुनाव करवाए इन्होंने, जो पहला नंबर आएगा अध्यक्ष बनेगा, तो दूसरा आएगा उपाध्यक्ष बनेगा, तीसरा आएगा, तो इन्होंने एक नई शुरुआत की है। लेकिन यह है कि भाजपा ने जिस विस्तार से किया है, भाजपा जैसे आप पूरा तामझाम के साथ चला, तो भाजपा का मुकाबला तो फिलहाल अभी नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर
करेंगे इस बात को 1.5 साल में अगर चल सकता है तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये उस रेखा तक पहुंच सकते हैं कांग्रेस केडर के आधार पर भी और यूथ तक भी और मतदाताओं तक। बिल्कुल सही कहा एल शर्मा जी आपने, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सुधार की आवश्यकता है। सर आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पर चल रही है, राहुल गांधी आ भी रहे हैं, राहुल गांधी जयपुर में भी आके गए और यहाँ पर जो नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रही है, कांग्रेस ने इससे पहले भी कभी किसी मुख्यमंत्री का नाम ऐलान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इसी तरह से चुनाव लड़ती है और लास्ट में विधायकों की सहमति से किसी व्यक्ति को सीएम घोषित कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है इस बार आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी पहले नेता तय करे कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो बीजेपी से टक्कर ले पाएगी? नहीं, ऐसा कभी कांग्रेस करेगी नहीं। कभी भी किसी राजनीतिक दल में हमेशा यही कहा जाता है कि या तो आलाकमान तय करेगा या चुने हुए विधायक तय करेंगे। सॉरी। इसलिए ये एक भ्रम बने रखना चाहिए, हर पार्टी को रखती है कि ये 2-3 लीडर में से कोई बन जाएगा, ताकि सबोटाज ना हो, जाति विशेष किसी जाति विशेष के खिलाफ, लीडर के खिलाफ वोट ना करे और सारे लोग एकजुट होकर के काम करें पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन फिर भी जाने अनजाने गाए बगाए संकेत मिल जाते हैं, क्योंकि टिकट बांटने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी सिफारिश चलती है, जिसके इशारे पर टिकट दिए जाते हैं, साफ संकेत मिल जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, एक बार जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री बने थे, तो उस चुनाव से जस्ट पहले जगन्नाथ पाड़िया जब टिकट बांट रहे थे, तब जैसे मेरे जैसे आदमी को पता था कि जगन्नाथ पाड़िया चीफ मिनिस्टर बनने वाले, क्योंकि ऊपर से पहले से तय कर दिया गया था, वो संजय गांधी का जमाना था, तो पहले से तय था, तो जगन्नाथ पाड़िया के हिसाब से टिकट बटे। तो कई बार ऐसे संकेत दे दिए जाते हैं या गाए बगाए मिल जाते हैं जाने अनजाने, और बहुत सारे लोग बहुत समझदार हो गए हैं, राजनीति को अब लोग अच्छे से समझने लगे हैं। इसलिए आपको घर घर में चर्चा का विषय मिल जाएगा कि गहलोत आएंगे, कि पायलट आएंगे, कि सीपी जोशी आएंगे। गलियों में, चौराहों पर, पान वालों के आजकल बहस यही होती रहती है कि कांग्रेस से ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इसलिए संकेत तो अंततः कांग्रेस चाहे देना ना देना, लेकिन फिर भी मिलेंगे लोगों को, और उसके हिसाब से ही आगे पॉलिटिक्स में वोट पड़ते हैं। बिल्कुल सही लेकिन कहा। वोट दो तरह से पड़ते हैं, एक तो लीडर के करिश्मे पर या लीडर की लीडरशिप के सम्मोहन पर, और दूसरे पड़ते हैं नेगेटिव वोट किसी को हराने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकटों का वितरण होता है, तभी लोगों को लग जाता है कि आने वाला नेता कौन होगा और किसके हाथों में बागडोर दी जाने वाली है। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मुद्दा है गरम में चुनाव की रणभेरी को लेकर। अमित शाह जयपुर में है और उन्होंने जिस तरह से वसुंधरा राजे सरकार को क्लीन चिट दिया और साफ कहना है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा राजस्थान में, और केंद्र में मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इससे साफ है कि राजस्थान में जो लोग लगातार लंबे समय से इस बात के कयास लगा रहे थे कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, तो वो नहीं होने वाला अमित शाह के अनुसार। एल शर्मा जी, क्या लगता है, क्योंकि वसुंधरा जी के जब भी दो चुनाव हुए, पिछले चुनाव 2008 में भी वसुंधरा जी को पहले से मुख्यमंत्री तय कर दिया गया था, पिछला जो चुनाव हुआ था वहाँ भी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार वसुंधरा राजे थी, और इस बार भी जब चुनाव 2018 में होने वाले तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है तय कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के पद के ऊपर सस्पेंस रखती है हमेशा, और उसको कहती है कि विधायकों की जो डिजायर होगी उसके आधार पे होगा, विधायक जिसको चाहेंगे उसको अपना नेता चुनेंगे। नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस ने आज तक कभी भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। कुछ लोग होते थे चुनाव से पहले अपना खुद को आपको मुख्यमंत्री पेश करके जनता के सामने पेश होते हैं। मैं 1993 का उदाहरण देता हूँ। 1993 में जब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, तो पूरे प्रदेश में जगह जगह परशुराम मदेरणा जी के खुद मतलब बैनर, पोस्टर, कटआउट लगे थे। लोगों का एक बार मैसेज भी दिया गया उन्हीं के लोगों के द्वारा कि अगर कांग्रेस जीती है तो अगले मुख्यमंत्री परशुराम मदेरणा जी होंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बात को कभी ये नहीं कहा किसी भी आम सभा में या किसी भी चर्चा कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री परशुराम मदेरणा जी होंगे। भाई साहब को पहले मेरे जरा अनुभव ये, इन्होंने उस दौर को भी देखा, मैंने भी देखा। अंत में ये हुआ कि जब यहाँ सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस नहीं आ पाई थी, भैरव सिंह जी की सरकार बनी थी। उसके बाद 98 के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कोई भी मुख्यमंत्री भावी घोषित नहीं किया। केवल पंडित नवल किशोर जी अपने आप को मुख्यमंत्री मानते थे, और उन्होंने जनता में अपने लोगों द्वारा फैलाया गया कि साहब अगर कांग्रेस आती है तो अगला मुख्यमंत्री पंडित नवल किशोर शर्मा होंगे। और उसका ये भी राज, जब यहाँ से बहुत 156 सीटें लेकर कांग्रेस आई, तो वो दूसरे दिन जब होने वाला था मुख्यमंत्री का फैसला,
तो शायद लोगों को याद होगा, मैं बताना चाहूँगा, कम से कम 20,000 लोगों की भीड़ के साथ पंडित नवल किशोर जी पीसीसी पहुंचे थे, लेकिन आधा घंटे बाद पता चला कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर घोषित हो गए। तो कांग्रेस कभी भी जो आज तक किया नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनावों में भी न तो किसी सचिन पायलट को नाम घोषित करेगी, नहीं अशोक गहलोत जी का नाम कुछ घोषित करेगी, नहीं सीपी जोशी का काम। कांग्रेस यही कहेगी आप हमें सरकार जिताइए, हम अच्छा मुख्यमंत्री आपको देंगे। बिल्कुल सही कहा अनिल शर्मा जी। क्या लगता है सर, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी सीएम पद पर किसी व्यक्ति का नाम तय करती? क्या डर है कांग्रेस पार्टी को, या क्या इसके पीछे सोच क्या है उनकी? देखिए, एक तो कांग्रेस में जो पॉलिटिक्स होती है वो आलाकमान उन्मुख ही पॉलिटिक्स होती है। दिल्ली में एक आलाकमान होता है इंदिरा गांधी के ज़माने से, वो तय करता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो आलाकमान भी मतदान से पहले अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है, और आलाकमान सामान्यतः अपनी इच्छा को उसी दिन व्यक्त करता है जिस दिन विधायकों की बैठक होती है और पर्यवेक्षक राय लेने आते हैं। इसलिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स में उसको सूट यही करता है, क्योंकि वहां वैसा कैडर नहीं है कि ऊपर वालों ने जो कह दिया है, तय कर दिया, उसको नीचे तक वैसे ही माना जाए, लेटर इन स्पिरिट में माना जाए। ऐसा कैडर नहीं है वहाँ पे। लोग बगावत भी कर सकते हैं, भीतरघात भी कर सकते हैं, घर भी बैठ जाते हैं, रूस भी सकते हैं। तो इसलिए पार्टी बाद में चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय करती है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अमित शाह 2 दिन से दौरे पे हैं, लगातार उस संगठनों के नेताओं से मिल रहे हैं, सांसदों विधायकों से मुलाकात की है, साधु संतों से मुलाकात की है। अनिल शर्मा जी, आप किस तरह देखते हैं पूरी इस कवायद को? क्या लगता है आपको कि संगठन को कहीं मजबूत करने की है, या लोगों से राय जान रहे हैं कि क्या सरकार कैसा काम कर रही है, संगठन कैसा काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव मैदान में आती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, सबसे पहले तो वाकई वो स्थानीय मुद्दे पर बात करती है। अमित शाह जो आए हैं जयपुर में, जो प्रवास चल रहा है उनका भी, वो भी कहीं न कहीं इसमें स्थानीय मुद्दे जरूर इसमें है। वो शायद हो सकता है पब्लिक के सामने नहीं आए होंगे, या 1-to-1 जब बात करेंगे, वो कर रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दों पर भी वो बात कर रहे हैं। जहाँ तक साधु संतों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब से राम और साधु के भरोसे चुनाव मैदान में आई है, और कहीं न कहीं चुनाव के दौरान वो हिंदुत्व को भी काम में लेती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आप देख लीजिए, जहाँ चुनाव नतीजे जो उत्तर प्रदेश के जब आए, लोगों को लग रहा था यहाँ कांग्रेस की सीटें, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर साधु संतों को छोड़ देगी, या राम को छोड़ देगी, या हिंदुत्व को छोड़ देगी, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी अगर साधु संत और हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ देती है, हिंदी और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छोड़ देती है, तो बीजेपी के पास कुछ बचता नहीं है। अनिल सर, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सरकार की सराहना की है, उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वसुंधरा सरकार जन भावना के अनुरूप काम कर रही है, लेकिन संगठन में सुधार की गुंजाइश उन्होंने कही है। उसके लिए कहा कि आगामी 3 या 4 महीने में संगठन को हम अपराजित संगठन बना देंगे। आपको लगता है किस तरह की सुधार की गुंजाइश इसमें, या क्या इस कथन के पीछे क्या सोच है उनकी? देखिए, कभी भी शाबाशी ऐसी नहीं दी जा सकती कि आदमी निश्चिंत होकर बैठ जाए। ज़्यादा शाबाशी से भी ऐसा होता है, कई बार आदमी निश्चिंत हो जाता है कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए हर नेतृत्व अपने यहाँ जो भी सेकंड कैडर, थर्ड कैडर होता है, उसको हमेशा जागरूक, चैतन्य और सक्रिय बनाए रखना चाहता है। और सुधार की गुंजाइश तो दुनिया में हर जगह, हर मौके पर होती है, हर संगठन में, हर घर में होती है, सब जगह होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसलिए उनका कहना गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग, जब आपका शासन होता है तो आपका कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेशन में भी आता है। हर आदमी के काम हर समय नहीं हो सकते। कुछ आदमी किसी समय नाराज होते हैं, कुछ आदमी किसी समय राजी होते हैं। तो चुनाव तक उनका फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, उनकी सक्रियता बढ़ जाए, वो अपनी पॉलिटिकल जो भी उनका एरिया है, उस एरिया पे अपनी ग्रिप बनाएं और मजबूत करें ग्रिप। गाफिल ना रहे, नींद में ना रहें, सपने ना देखें, बल्कि प्रैक्टिकली धरातल पर काम करें। इस कोशिश में होता है ऐसा दौरा, और ऐसे दौरे से सब लोग जोश में आते हैं और चेतना जागृत होती है। और लोग, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब 5000 मीटर की दौड़ होती है, 1000 मीटर का एक घेरा होता है, तो पहला चक्कर लोग धीरे लगाते हैं और धीरे धीरे चक्कर में गति बढ़ती जाती है। तो ये 1.5 साल पहले जो चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, मुझे डर है कि अगर कार्यकर्ता को आज से आपने हाँक दिया, चुनाव आते आते वो हाफने ना लग जाए, उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए, और उससे हम इतना काम करा लें कि उस दिन उसका जो एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, उसकी यूटिलिटी, काम करने के प्रति जो उपयोगिता होती है,
वो सीमांत हास नियम की तरह नीचे आने लग जाए, उसका मजा कमजोर हो जाए, उसको जो आनंद मतदान के दिन आना चाहिए वो उसके 4-6 महीने पहले ही आ जाए, वैसा जोश पहले ही निकल जाए। ये सावधानी जरूर बीजेपी को रखनी पड़ेगी कि इतना जल्दी हमने अगर बिगुल बजा दिया है, इतना जल्दी आगाज कर दिया है, तो लगातार कार्यकर्ता को कार्यक्रम देके, अभियान देके, आंदोलन देके थकाए नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को बनाए रखें, बचाए रखें, जोश को बनाए रखें, बचाए रखें, ताकि चुनाव के दिन तक वो उसको कन्वर्ट कर सके, उसको ट्रांसलेट कर सके वोट में। सही कहा आपने, वर्कर्स का जो जोश है उसको बरकरार रखना होगा। ऐसा नहीं है कि वो इतना उनको काम में लिया जाए कि जब तक चुनाव आए तब तक वो थकान महसूस करे, और चुनाव में उनकी जो असली एनर्जी है जिसका उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाए। एल शर्मा जी, अमित शाह ने न केवल जो पार्टी के प्रमुख संगठन है उनके लोगों से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने उन छोटे छोटे प्रकल्प जो निशक्त जन प्रकल्प है, छोटे छोटे प्रकल्प बना रखे थे, उन्होंने उन प्रकल्प के लोगों से बातचीत की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे से छोटा संगठन है, संगठन के जो साथ में अन्य जो छोटे छोटे प्रकल्प बने हुए हैं, उन सब से मुलाकात की है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? अमित शाह का केंद्रीय राजनीति में अभी 3 साल से दखलंदाजी, उससे पहले गुजरात में उनका दखलंदाजी चलती। गुजरात के 2 चुनाव उन्होंने लड़े। उनका एक अनुभव है कि नीचे के तबके के किसी लीडर पर अगर हाथ रखेंगे, उससे अगर 5 मिनट बैठ के बात करेंगे तो वो पार्टी के साथ दिल से लगेगा। अगर मान लो उसके लोकल किसी लीडर से मनभेद भी होगा या मतभेद भी होगा, तो लेकिन जब लीडर केंद्र नेतृत्व से उसके साथ में है और वो उसके साथ बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फायदा पार्टी को मिलेगा, वो नीचे के विरोध को भूल जाएगा। लेकिन अमित शाह ने अगर मुलाकात कर ली तो वो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल तक पार्टी के लिए काम करेगा। अभी एक मुद्दा आया कि कार्यकर्ताओं में जोशवाड़ा। सन 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान में, तो 156 सीटें लेके आई थी, और कार्यकर्ता इसलिए ढीला पड़ गया कि 3 साल के कार्यकाल के बाद भी अशोक गहलोत जी को पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। मीडिया ने खूब प्रमुखता के साथ नंबर 1 के चक्कर के वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाए। चुनाव तक उसका नतीजा हुआ कि 156 से वो 56 पा गए। वो तो एक मैगजीन ने घोषित किया था। बिल्कुल, मैगजीन ने किया, लेकिन मैगजीन इतना घोषित किया, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसने नंबर 1 मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। और क्यों किया उसकी भी एक कथा है जिसका हम यहाँ जिक्र नहीं करते। बुलावे में कांग्रेस कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए। लेकिन अमित शाह की जो रणनीति है वो एक बिंदु वो भी है, अगर वो इस बात को ध्यान में रख के चल रहे हैं कि उस समय ये परिणाम नतीजे आ सकते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम बुलावे में रहे और आज हम 161 है, कहीं 61 पे रह जाए। तो ये चीजें भी उनके ध्यान में है, और वो इसी आधार पर 1.5 साल पहले राजस्थान में कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसमें एक खास बात ये कहना चाहूंगा नीरज जी कि जय जयकार करने वाला मीडिया जो है वो हमेशा जिसकी जय जयकार करता है उसी को परेशानी में डालता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जय जयकार मीडिया होता है, जिसकी जय जयकार करता है हमेशा उसी को सकते में डालता है। समय कम है। एल शर्मा जी, इन दोनों नेताओं के जो दौरे हो रहे हैं, उनको क्या लगता है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अमित शाह जी आए हैं, प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश। राहुल गांधी जी जो आए हैं उनमें कांग्रेस में होगा। लेकिन राहुल गांधी की जो कमजोरी है कि अमित शाह का जैसे मतलब पब्लिक भाषण देता था तो कहीं ना कहीं ताले में गड़गड़ाहट जरूर होती है, कई बार मतलब सम्मोहन की एक स्थिति थी। वो राहुल गांधी जी में अभी नहीं, जब तक 1.5 साल है, राहुल गांधी जी अगर इस चीज़ों में इस जो अपनी खामियां हैं उसमें अगर सम्मोहन शक्ति जो कम है अगर वो बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जोश कार्यकर्ता में जरूर आएगा। सर, आप इन दोनों के दौरों को लेकर क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या लगता है आपको? अभी से इसको चुनावी रणभेरी मान लिया जाए कि चुनावों की सुगबुगाहट तेज कर दी दोनों पार्टियों ने, और चुनावों को देखते हुए दोनों पार्टियों की जो है राहुल गांधी की सभा और इधर अमित शाह का पार्टी के लिए जो प्रवास किया गया है, दोनों को चुनाव से जोड़ा जाए? दोनों ने अपने तरीके से चुनाव की भूमिका बनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी या कांग्रेस ने सीधे मतदाता को अट्रैक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है, और अमित शाह सीधे मतदाता के पास नहीं जा रहे, अपने कैडर को संभाल रहे हैं, उसको टटोल रहे हैं, उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसको दीक्षित प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं। अभी वो सीधे मतदाता तक जाने की बात नहीं कर रहे। शायद उनके यहाँ यह है कि मतदाता तक सीधे बात करनी होगी तो नरेंद्र मोदी करेंगे, वसुंधरा जी करेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता का कैडर है, कार्यकर्ताओं का जोश है, कार्यकर्ताओं के जो काम के दायित्व हैं, उसका बंटवारा, उनकी सक्रियता, उनका चेतना, वो सारा एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व होता है वो उस तरह कर रहे हैं। तो राहुल गांधी डायरेक्ट वोटर को हिट कर रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के मोर्चे पर तैनात करने में लगे। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का तरीका अलग है काम करने का। राहुल गांधी जहाँ सीधे मतदाताओं से संपर्क साध कर उनसे सीधा संपर्क साध रहे हैं, उनको चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं,
केंद्र और राजस्थान सरकार की जो भी उनकी जो योजनाएं हैं उनकी कमियां निकालकर जनता को जागरूक करके अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अमित शाह सबसे पहले अपने केडर को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि जब चुनाव मैदान में जाए, जब आम मतदाता तक जाए, तो जो केडर बेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की जो समस्याएं उनको पता लगेगी, उनको दूर करके वो मैदान में जाएंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।